नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा जाति जनगणना की। आप सभी जानते हैं आजकल पूरे देश में जाति का जनगणना को लेकर एक उबाल सा बना हुआ है। हर चैनल पर, हर अखबार में एक ही बात, जातिगत जनगणना। बिहार ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं और जब से वो चीज सामने आई है तो एक प्रकार से लहर सी चल पड़ी है। जाति के आधार पर वो एक नारा भी चल रहा है, जिसकी जितनी संख्याधारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आशा बस यही हुआ कि जो जितनी संख्या में लोग हैं उनको उतने हिस्से में कामयाबी, आरक्षण, पद, प्रतिष्ठा उनके हिस्से में आना चाहिए। तो फिर सवाल ये होता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, वो चाहे फिर मुसलमान हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, इनका क्या? भाई ये तो है ही कम। फिर इसका मतलब इनके हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। फिर आरक्षण का मतलब क्या हुआ? आरक्षण का एक दृष्टिकोण था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कि जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको समान अवस्था में, समान प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक व्यवस्था ऐसी बन जाए और ये व्यवस्था तब तक ही जारी रहे जब तक इसकी आवश्यकता है। लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि ये अब आवश्यकता से ज्यादा ये आदत बन गया है। इसे कहते हैं ना, किसी चीज का हैबिचुअल हो जाना, एडिक्ट हो जाना। कोई ड्रग का, कहते हैं ना, इसको ड्रग की आदत पड़ गई है, इसको बीड़ी पीने की आदत है, इसको शराब पीने की। ऐसे ही अब आरक्षण एक आदत बन गया है और ये आदत इतनी खराब हो रही है कि इसने एक बड़ा भारी असंतुलन पैदा किया है इस पूरे भारत में। खैर, इस पे भी बाद में आएंगे। पहले हम चलते हैं कि इस पे चल क्या रहा है। इसमें जो सबसे ज्यादा आवाजें आ रही हैं वो विपक्षी ओर से ज्यादा आ रही हैं और विपक्ष की धुरी में अंडरस्टूड है कांग्रेस। और कांग्रेस इस जातिगत जनगणना की पूरी हिमायत कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, जैसे अभी आरक्षण आया महिलाओं का, तो उसमें भी उन्होंने जातियां घुसेड़ दी कि उसमें ये आरक्षण, उसमें वो आरक्षण, और फिर अभी से लागू करो। तो सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती तब कांग्रेस ये सब कर देती तो भाजपा को ये सब करने का अवसर ही नहीं मिलता और ना ही भाजपा को इन चीजों को आज फेस करना पड़ता। तो जो भी श्रेय मिलता वो कांग्रेस समेट के ले जाती है। लेकिन नहीं, जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तब सोती है और जब उसके हाथ से बारी निकल जाती है तब वो छाती पीट के और अपने को जनहित में खड़ा हुआ प्रदर्शित करने के लिए बाध्य होती है। उदाहरण के लिए मंडल कमीशन, जिसे एक धुरी माना जाता है वर्तमान आरक्षण प्रक्रिया में, जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो मंडल कमीशन की है। ये ठीक है, शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है, लेकिन जब जनता शासन आया 77 में इमरजेंसी के खिलाफ, जब सारे विपक्षी दल एकजुट हुए कांग्रेस के खिलाफ और जनता शासन जब आया, तो फिर ये मंडल कमीशन गठित किया गया कि भाई ये कमीशन जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से अति पिछड़े लोग हैं उनको पहचाने और उनको पहचान करके और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि उनके साथ में क्या किया जाना उचित रहेगा, ताकि वो भी अन्य लोगों की तरह समान जनजीवन के साथ में खड़े हो सके। अब इसमें देखिए कि ये जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो उसके अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम से ये मंडल कमीशन माना गया। उन्होंने 1980 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और जब प्रस्तुत करी सरकार चली गई जनता पार्टी की, तो ये ठंडे बस्ते में चला गया मामला। इसके बाद लगातार सरकार रही कांग्रेस की। कांग्रेस ने कभी भी इस चीज का नामो निशान नहीं दिया और बिल्कुल ये मामला ऐसा लगता जैसे विस्मृत हो गया। लेकिन 90 में या 80 में रिपोर्ट आई, 90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। एक मुद्दा ऐसा ढूंढ रहे थे वो बीपी सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर की कुछ निशान ऐसे छूट जाएं सत्ता पर उनके कि वो किसी पर बाध्य ना रहे फिर, क्योंकि उस वक्त उनको कम्युनिस्टों का और भाजपा का भारी समर्थन प्राप्त था। ये मंत्रिमंडल में चूंकि शामिल नहीं थे तो सरकार के ऊपर ही तलवार लटकी रहती थी। तो बीपी सिंह चाहते थे कि सरकार
कुछ ऐसे स्वरूप में आ जाए किसी के समर्थन की आवश्यकता ना पड़े। तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखकर ये मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी, यानी इसे कानून बना दिया और आचरण का प्रावधान करके इस पर अमल करना शुरू कर दिया। अब उसमें हुआ क्या कि जो भारी समर्थन था भाजपा का, भाजपा ने वो अपना समर्थन वापस ले लिया और उसने ये तर्क दिया कि हमेशा जाति के नाम पर हिंदुओं को ही क्यों बांटा जाता है, एक स्वार्थ दिखाकर, एक प्रलोभन दिखाकर, एक उज्जवल भविष्य का सपना दिखाकर हमेशा हिंदुओं को क्यों बांटा जाता है। और इस बार वही किया गया कि तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो और तुम अगड़े हो, इस नाम पर ये मंडल कमीशन में एक बड़ा उपद्रव खड़ा हुआ और इसको एकजुट करने के लिए एक भाजपा ने एक यात्रा निकाली, रामरथ यात्रा। यही वो क्षण है, यही वो संक्रमण काल है जब इस देश में मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ। और ये कमंडल की राजनीति इतनी गहरी रंग में रंगी कि इसके बाद फिर भाजपा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मंडल कमीशन से ज्यादा लोगों ने भाजपा के कमंडल को ज्यादा पसंद किया, क्योंकि भाजपा इसके बाद पीछे नहीं लौटी है, फिर भाजपा लगातार आगे बढ़ी है। वो इस स्थिति में आ गई कि उसने अटल सरकार बनाई। भले ही वो सरकार खिंची सरकार थी, उसमें लगभग 2 दर्जन दल शामिल थे, लेकिन सरकार पूरे 5 साल चली और विपक्षियों या पक्षियों के, कहना चाहिए पक्ष के और विपक्ष के दोनों के चैलेंजों के चलते, दोनों की द्वारा प्रस्तुत विषम परिस्थितियों के चलते भी ये सरकार 2-2 बार गिराने के इसके प्रयास हुए। लेकिन अटल जी जैसा नेता, उन्होंने आखिर इसका पूरा कार्यकाल दिया देश को। शायद वो पहली सरकार ऐसी थी इस देश में जो गैर कांग्रेसी होकर अपने पूर्ण कार्यकाल को प्राप्त हुई। ये कमंडल की राजनीति का ही परिणाम था। और उसके बाद सरकार में भले ही ना रहे, एक 40 रुपये किलो की प्याज इस सरकार को खा गई। और उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए, अच्छे अर्थशास्त्री थे, लेकिन कमंडल और मंडल दोनों गायब रहे। कांग्रेस का ये तो है कि वो मंडल फिर लगभग नदारद बना रहा। और अब जब यहाँ फिर केंद्र में एनडीए सरकार है, भाजपा नीज गठबंधन की सरकार है, मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तब एक बार फिर ये जाति जनगणना, अब कहते हैं ना नई बोतल में पुरानी शराब को परोसा जाना, ये ठीक वैसा ही है। पहले मंडल कमीशन था और अब ये जाति का जनगणना के रूप में ये नया एक सुगुपा छोड़ा गया है। और इसको लेकर अब एक बार फिर वही बात है कि अब जैसे कहते हैं ना कि हिंदुओं के वोट, ये मैं एक अलग दृष्टिकोण लेके जा रहा हूँ। हो सकता है मुझसे कोई ओबीसी के भाई, कोई दलित भाई वर्ग के लोग नाराज हो जाएं, लेकिन मैं सत्य की बोलता हूँ कि ये आखिर अगड़े पिछड़ों के नाम पर हिंदुओं को ही क्यों बांटा जाता है, उन्हीं को क्यों तोड़ा जाता है। अपनी सरकारें बनाने के लिए कभी मुसलमानों के नाम पर, कभी दलितों के नाम पर, कभी यादवों के नाम पर, कभी वो एक चलता MY माई है, एक वो अजगर, इस तरह से जो सरकार बनाने के प्रयोग होती है वो हिंदुओं को तोड़कर ही ये प्रयोग क्यों हो जाते हैं। इसके लिए तो मैं फिर तो मुसलमान जो नेता है उनको मैं बधाई दूंगा उनको कि वो बड़े समझदार हैं। उनकी सरकार बने चाहे नहीं बने, वो मुसलमानों में काट छाट नहीं करते, वो मुसलमानों में नहीं करते कि ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है। उनके यहाँ भी है, ऐसा नहीं उनके यहाँ है नहीं है, उनके यहाँ तो अति पिछड़े लोग हैं। लेकिन मुसलमानों में मैंने ये नहीं देखा कि हमारी सरकार बनाने के लिए यदि हमें लग रहा है कि हम ये मुसलमानों को अलग कर दें तो हमारी बन जाएगी, या तो ये वहाँ नहीं होता। कितनी हिंदू नेता विभिन्न दलों के मुसलमानों की कितनी बुराई कर लें, लेकिन मुसलमानों में ये तो अच्छा ही है कि वो अपने वर्ग को, अपने संप्रदाय को, अपने समुदाय को वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह से तो नहीं बांटते जिस तरह से ये तथाकथित हिंदू नेता, भले वो नीतीश कुमार हो और चाहे वो बीपी सिंह हो और चाहे अन्य हो, ये बांटते हैं। जब इनको लगता है कि अब पहले राम मंदिर यात्रा के सामने इनको अपना कद छोटा लगा और अब इनको अब जब राम मंदिर बन गया है, 370 हट गई है, अब आदमी कहना चाहिए अपने भारतीय संप्रभुता के लिए, उसकी वैश्विक लीडरशिप के लिए जब एकजुट हो रहा है और उन शक्तियों का विरोध करना सीख रहा है वो अब,
जिनकी तुष्टि करने के लिए सरकारों ने हमेशा हिंदुओं की छाती में मूंग दली। तो अब ये नया स्वरूप आ गया, जातिगत जनगणना। मेरा एक सवाल है, जातिगत जनगणना, मंडल कमीशन, आरक्षण से दलितों का इतना ही भला होना था तो दलित अभी तक बचे हुए क्यों हैं? अभी तक तो उनको अगड़ों में शामिल हो जाना चाहिए था। 75 ईयर बहुत होते हैं, लेकिन नहीं, आपने जातिगत जो आपने आरक्षण रखे हैं, ये बिस्की बेल है। मैं उसका उदाहरण देता हूं। मान उदाहरण के लिए किसी का नाम गोपीलाल जाटव है और वो विधायक है। वो क्यों विधायक है? क्योंकि वो जाटव है। इजी क्यों हुआ? क्योंकि इसकी सीट आरक्षित है। तो गोपीलाल जाटव नहीं जीतता तो कोई और जाटव जीतता, लेकिन जीतता तो गोपीलाल जाटव ही। अब गोपीलाल जब जाटव विधायक है और ऐसे में कोई योजना शासन की, चाहे केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो, कोई जाटवों के हित में, दलितों के हित में आती है, तो मेरा सवाल ये है कि उस योजना का सबसे पहला लाभ किसको मिलेगा? एक 2-5 रुपए लेकर शू पॉलिश करने वाले वो असली चर्मकार को, या फिर इस गोपीलाल जाटव को जो विधायक बन चुका है? अगर हम वर्तमान व्यवहारिकता की बात करें और ईमानदारी से अगर हम कहने की हिम्मत रखते हैं तो मैं कहता हूं उसका पहला लाभ गोपीलाल जाटव का लड़का लेगा, उसका भतीजा लेगा, उसका भाई लेगा, उसका रिश्तेदार लेगा। क्यों? उसके पास सोर्स है, अब वो ताकतवर हो गया है, उसके पास पैसा आ गया है, उसके पास जमीनें आ गई हैं। तो ये जाति का जो चल रहा है, ये जाति से जो एक बार सबल हो गया वो सबल होता चला जा रहा है, लेकिन जो असली जो दलित है वो तो वहीं रह गया। जूते पे पॉलिश करता हुआ वो तो वहीं रह गया, मटके बनाता हुआ वो तो वहीं पे है, कोल्हू से तेल निकालता हुआ, उसका कहां भला हुआ? तो ये जातिगत जो जनगणना है या जातिगत जो आरक्षण है, दरअसल ये जातियों का नाश तो यही कर रही है। और इसीलिए मैं मोदी जी की बात से इसलिए मैं इत्तेफाक रखता हूं, उन्होंने कहा कि 2 जातियां हैं बस इस देश में, एक अमीर और एक गरीब। ये सत्य है। आज आप देख लीजिए कि आज कोई विधायक, कोई वो है जाटव है, या विधायक कोई कुचबंदिया है, या विधायक कोई आज अहिरवार है, या वो कोई खटीक है, यदि वो विधायक है तो आप बता दीजिए कहीं अपनी बेटी की शादी वो किसी जूते पॉलिश करने वाले के बेटे से कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। क्यों? सत्यता यही है। आज एक विधायक, या एक कहना चाहिए एक दलित वर्ग का, उसका नाम दलित रह गया है, दलित वर्ग का कोई डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर एक डॉक्टर से शादी करना पसंद करता है, वो किसी अधिकारी से शादी करना पसंद करता है, वो अब किसी अपनी बिरादरी के गरीब बेटी से या बेटे से शादी करना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब बहुत अंतर आ गया है और यही सत्यता है। तो फिर जाति कैसे रह गई? जाति तो वही बन गई, एक अमीर जाति एक गरीब जाति। हमें बता दे कोई एक उदाहरण भारत में ऐसा बनता हो किसी दलित वर्ग के किसी IAS अधिकारी ने किसी चपरासी से शादी कर ली हो अपने बिरादरी के से, अरेंज मैरिज हो गई हो कोई, या लव मैरिज हो गई हो? क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बिरादरी बची नहीं है। अब बिरादरी तो 2 है, अब अमीर और गरीब। तो अमीर को अमीर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, गरीब भी अमीर बन जाए, कोई नीति ऐसी बनाओ ना, और वो नीति एक ही है, EWS। हालांकि इसमें एक गलती मोदी सरकार ने भी कर दी कि उन्होंने सवर्णों के लिए EWS कानून बना दिया। अरे EWS तो हर वर्ग में मौजूद है। तो जो आरक्षण का जो तरीका है, जाति का जनगणना कर रहे हैं आप, इससे अच्छा तो ये आप गरीबी की जनगणना करो ना, कि हमारे यहाँ गरीब कितने हैं और अति गरीब कितने हैं, और फिर आप आरक्षण करो कि भाई अति गरीब का पहला हल और गरीब का दूसरा हल, सामान्य का तीसरा हल। अभी हर जन सामान्य होता है, लेकिन नहीं, हमने इतना दिमागों में कचरा भर दिया है। अभी दलित, अभी आप जातिगत आरक्षण हटा लीजिए, आप इतने दंगे करवा देंगे ये विधायक, ये सांसद इस वर्ग के, क्या बोल के कि दलितों का हक छीना जा रहा है। दरअसल वो हक दलितों का नहीं छीना जा रहा है। यदि जातिगत आरक्षण बंद होता है तो दलितों का हक नहीं छीना जा रहा है, ये हक इनका छीन रहा है, विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का। क्योंकि जाति के आधार पर लाभ तो यही लेते हैं, ये लाभ अपनी जाति में नीचे वालों को पहुंचने नहीं देते। लेकिन जब आर्थिक आधार पर जब हो जाएगा ये आरक्षण, तो फिर वो मोची पे अपने पहुंच जाएगा कि भैया ये पीला राशन कार्ड, कोई जाति तो रही नहीं है। और विधायक साहब की तो अब कार भी है और जमीन भी है, बंगले भी है, कोठी भी है, कॉलोनी भी काट रहे हैं, जमीनें भी बेच रहे हैं। तो फिर
आरक्षण स्वतः समाप्त हो गया, क्योंकि अब आरक्षण अर्थ पर आधारित है। इस पे नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि हिंदू को जातियों के आधार पे बांटना बहुत आसान है। इसलिए ये कांग्रेस समेत जो अन्य दल हैं, मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूं 5 पैसे का भी, लेकिन जब कभी निष्पक्ष हम कोई विवेचना करने बैठते हैं तो वो विवेचना ऑटोमेटिकली भाजपा के पक्ष में चली जाती है, और फिर लोग कहते हैं कि ये गोदी मीडिया है। भाई कोई मुझसे बहस करे, कोई बड़ा से बड़ा विद्वान आ जाए, वो बता दे आखिर जातिगत आरक्षण से लाभ क्या है। जातिगत आरक्षण से सांसद का बेटा मजबूत हो रहा है, विधायक का बेटा मजबूत हो रहा है, आईएएस का बेटा मजबूत हो रहा है, आईपीएस का बेटा मजबूत हो रहा है। जो मजबूत है वो उसकी पीढ़ी मजबूत हो रही है, क्योंकि बैंक भी उसको लोन पहले देती है। क्यों? उसको मालूम है रिकवरी आसानी से हो जाएगी, संपन्न लोग हैं ये। मोची को कोई देता ही नहीं है, जो असली चरणकार है बेचारा, जो असली कुंभकार है, जो मटके बना ले, उसको कोई देता ही नहीं है। क्योंकि जो कुंभकार वर्ग का जो ऑलरेडी जो सक्षम व्यक्ति है, उसके पास ही बैंकर्स जाता है, उसी के पास ही पक्ष में फोन चले जाते हैं, उनको हर जगह नियुक्तियों पे सब जगह उनका दारोमदार उनका। तो कुल मिला के बात यही है। अब जब जाति का जनगणना की बात आई है तो मोदी जी कह रहे हैं कि ये तो 2 जातियां हैं। ये बात घूम फिर के मैंने मंडल की बात क्यों की थी, एक बार फिर मंडल वर्सेस कमंडल आ गया है, और कांग्रेस ये समझ ले कि जब जब वो जाति को तोड़ने की बात करती है तो फिर भाजपा को जाति को जोड़ने का बात करने का अवसर मिलता है, और इत्तेफाक की बात कहें या उसका इसके प्रति समर्पण है इस सोच के प्रति कि वो उसमें सक्सेस हो जाती है। पहले उसने राम मंदिर के नाम पर लोगों को एकजुट किया, अब वो जाति का जनगणनाओं के विरोध के नाम पर वो वहीं पर खड़ी है। वो अब 1990 के दशक में जब उसने कहा था कि अब मंडल वर्सेस कमंडल, और फिर स्थिति वही इनने बना दी है अब भाजपा विरोधियों ने या संघ विरोधियों ने या हिंदू विरोधियों ने, कि हम जातियों को तोड़ने पे अमामादा है। सरकार बनना चाहिए कैसे भी, केंद्र में हमें कैसे भी वापसी चाहिए, स्टेटों में हमें कैसे भी वापसी चाहिए, हिंदू छिन्न भिन्न हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचकाना हरकतें हैं भाई, जातियां पहचानने की आवश्यकता क्यों है? आप अति पिछड़ा इस रूप में पहचानो ना कि किसके बदन पे बनियान शेष नहीं रह गई है, किसकी अंडर गारमेंट्स तक अब फट गए हैं। आप इस आधार पे करते ना, जाति में क्यों रखा है? क्या ब्राह्मणों में गरीब नहीं है? क्या वैश्यों में गरीब शेष नहीं रह गए? अब क्षत्रियों में क्या सबके किले बरकरार हैं अभी तक? बस हिंदू बचा तोड़ने के लिए। और याद रहो, और मैं तो कहता हूं हिंदू किसी भी पार्टी का हो, कब समझ में आएगी आपके? आपसे तो मुसलमान समझदार है, मुसलमान बहुत समझदार है इस मामले में, चाहे वो मुसलमान कहीं का भी हो, वो किसी पार्टी में बैठता हो, वो समझदार है, वो अपने वोट का सदुपयोग करना जानता है। वो परसेंटेज में भले ही कम है, लेकिन वो सरकारों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है वो। और हम कहते हैं हिंदुस्तान हमारा है, हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि हम खुद ही अपने हाथ से अपने गर्दनों पर छुरी चलाने के लिए तत्पर हैं। हम उन पार्टियों को वोट करते हैं जो हमें छिन्न भिन्न करने पे आमादा बनी हुई है। अब तो हम जागे, अब तो हम देखें कि हम कहां सुरक्षित हैं, कौन हमारी बात कर रहा है। और यदि ये भी ना समझा तो लोग आपकी बात करना भूल जाएंगे। जिस दिन भाजपाई समझ में ये आ गया कि हिंदू नहीं सुधरने वाले, जिस दिन भाजपाई समझ में ये आ गया कि हिंदू एकजुट नहीं हो सकता, कितने ही मर लो इसके लिए, उस दिन भाजपा भी धीरे धीरे बात करना बंद कर देगी। भाई जरूरी तो है नहीं कि ईश्वर ने मोदी जी को अमृत पिला के भेजा है, कोई तो आगे आएगा। कल अटल जी थे, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उनसे पहले बलराज मधो या दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आई नहीं है वो। कम से कम एक अच्छा अनुभव दें हम, जब बाकी सारे संप्रदाय समुदाय अपनी एकता का प्रतीक अपना प्रमाण दे रहे हैं कि हम तो एकजुट हैं। सरकार हम जिसको हम पसंद करते हैं, जो हमारी बात करता है, बस हम उस, बाकी हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन गजब है, कितना सहज है हिंदुओं को बरगलाना, कितना सहज है हिंदुओं को तोड़ना। ये हम ये जाति का जनगणना से देखें, एक आवाज विरोध में नहीं उठती। क्या ठेका ले रखा है भाजपा ने, संघ ने, कि वही सब बातों कहे? अच्छा कहे तो सांप्रदायिक पार्टी हो गई। एक भी आदमी
जिनके माता पिता अपने नाम से हिंदू पद जोड़ के रखते थे, वो तक उनकी धार बोतली हो गई, उनकी रीढ़ की हड्डी गल गई उनकी, वो नहीं बोलते अब, वो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं अब। लेकिन फिर भी हम हाथ हाथ धरे बैठे हैं। हम ये तो नहीं कहते कि तलवार लेके बाहर निकल आओ। अरे शाब्दिक विरोध तो करो, लोकतांत्रिक विरोध तो करो। तुम्हें तोड़ने के लिए हम ही मिलते हैं, सरकार बनाने के तुम्हारे और रास्ते बंद हो गए क्या? कुछ अच्छे काम करो ना। यदि मोदी जी हिंदू की बात करते हैं या आरएसएस हिंदू की बात करता है और सरकार बन जाती है, तो बनाई किसने? जनता ने बनाई ना। जनता को उनकी कोई चीज पसंद आई तो सरकार बनाई। अब कोई कहे कि जनता को बरगला दिया, तो जनता बच्ची है छोटी सी। ये विपक्षियों को कुछ भी कहने का अधिकार है कि जनता को बरगला दिया, जनता को फुसला दिया, जनता को बहला दिया। और आप चले तो आप जातियों तोड़ने पर आप आमादा हो गए। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, एक हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते इसे तोड़ना बंद करो। अब सच्चे हितैषी हो ना गरीबों के, तो अर्थ आधारित जनगणना कराओ और ये पता लगाओ कि इस देश में कितने गरीब लोग हैं। वो किसी भी जाति के हों, आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए जिनकी कोठियां बन गई हैं, जिनको शासकीय नौकरियां मिल गई हैं, जो जनप्रतिनिधि के पदों पर एक मानदेय के नाम पे तगड़ी रकमें प्राप्त कर रहे हैं। उनको तो मिलने ही नहीं चाहिए किसी हालत में। 4-4 पेंशन है, 5-5 पेंशन है, शर्म नहीं आती। आज के लिए इतना ही, फिर कभी नए मुद्दे के साथ आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।